हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। सो गाइस, आज हम करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस 26 जुलाई एंड 27 जुलाई का। जो भी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में आज और कल में, उसकी डिस्कशन और एनालिसिस आज हम करेंगे। ठीक है जी। पहला आर्टिकल है गाइस, अ क्लाइमेट रिस्क। ये कल आया था द हिंदू में और ये किस कंटेक्स्ट में है? द कंटेक्स्ट इज मिटिगेशन एफर्ट्स नीडेड टू इवॉल्व अमिडस्ट द राइजिंग अनसर्टेनिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हाल ही के कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। इनफैक्ट काफी ऐसे रीजन्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे कि महाबलेश्वर में 600 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल हुआ और अभी 18 जुलाई को मुंबई में विद इन अ स्पैन ऑफ 6 आवर्स 230 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्रॉप वहां पे कैप्चर किया गया। और एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारा जो हमारा रीजन है नॉर्थ इंडिया में, वहां पे वेदर बहुत इरेगुलर पैटर्न में हो, वहां पे जो रेनफॉल है बहुत इरेगुलर पैटर्न में हो रही है। बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ जून जब बारिशें काफी हुई थी नॉर्थ इंडिया में भी, उसके बाद एक बहुत प्रोलॉन्ग टाइम देखा हमने, कम से कम 1-1.5 महीने का, जब बारिशें नॉर्थ इंडिया में भी नहीं हुई। मोर और लेस ये देखा जा रहा है दैट ऑल ओवर द कंट्री देयर हैज बीन एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ द रेनफॉल, right? And so obviously this is also largely due to climate change as well. Erratic monsoon, guys, erratic monsoon यानी कि जो irregular pattern है monsoon का, right? IMD के डेटा के हिसाब से जो regional distribution है जो southern peninsula यानी कि जो हमारा peninsular इंडिया है, वहां पे 29% मोर रेनफॉल का डेटा आया है फ्रॉम जून 1 टू जुलाई 25। ये 29% ज्यादा है देन व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है। उसके बाद एट द सेम टाइम द रेनफॉल पैटर्न इन मच ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हैज बीन वेरी इरेगुलर सिंस द सेकेंड वीक ऑफ जून। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू में, हिमाचल में, जहां पे बारिशें जून के सेकेंड वीक के बाद ज़्यादा नहीं पड़ी। बट ऑन दी अदर हैंड अभी हम देख रहे हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं इन रीजन्स में और एक कंसिस्टेंट और रेगुलर पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा रेनफॉल पैटर्न में। ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी कॉमन ये फिनोमेना हो चुका है एंड साल भर साल हम ये देखते हैं कि रेनफॉल का जो पैटर्न है बड़ा इरेगुलर रहता है ऑल ओवर द कंट्री, right? The monsoon is characterized by unexpected variability that the forecast models can capture only in a limited way. ठीक है। accurate predictions नहीं रहती हैं, जो भी different models meteorological department यूज करते हैं वो उसके हिसाब से accurate prediction नहीं कैप्चर हो पाती है। ये एक limited से models ही रहते हैं। Observation क्या है? A heating globe has increased the atmospheric moisture levels, contributing to short इंटेंस स्पेल ऑफ रेन्स। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी दुनिया में अगर हम देखें, हर जगह वेदर पैटर्न्स में, क्लाइमेट पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। तो जहाँ पे यूरोप में देखें, यूरोप में फ्लड्स आए हुए हैं, जर्मनी में अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले कनाडा में 50-55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पाए गए थे। डेफिनेटली जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सभी को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो। Now, climate change का impact जो cyclone pattern पे है, especially in peninsular India. The climate change impacting cyclone pattern in peninsular India. ठीक है जी? The frequency and the strength of cyclones over the Arabian Sea have increased in the last 2 decades. Ideally, जो cyclones की intensity है, वो ज्यादातर कहाँ रहती है? Bay of Bengal region में रहती है। ठीक है। Peninsular India means the region between Bay of Bengal and Arabian Sea. आइडली जो इंटेंसिटी है साइक्लोन्स की बे ऑफ बंगाल रीजन में ज्यादा रहती है। ठीक है। यहां तक कि ये एक फिगर दिया गया दैट देयर इज अ 52% इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स ओवर द अरेबियन सी फ्रॉम 2001 टू 2019 और 8% डिक्रीज हुआ है ओवर बे ऑफ बंगाल इफ कंपेयर टू 1982 टू 2002। डेफिनेटली जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो ये है कि अरेबियन सी के ऊपर ज्यादा साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है। नाउ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ साइक्लोन्स, मोर साइक्लोन्स आर ब्रिंगिंग इन मोर मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ऑन द ओवर द वेस्टर्न कोस्ट।
सो जो वाटर्स हैं ओवर द अरेबियन सी वो ज़्यादा वार्म हो रही हैं, विच इज़ वाई वहाँ से ज़्यादा मॉइस्चर रिडन विंड्स हैं जो ये साइक्लोन एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो साइक्लोनिक प्रेशर वहाँ पे बन रहा है। एंड अभी हाल ही में हमने साइक्लोन टॉक्टे के बारे में देखा था। साइक्लोन टॉक्टे मई में हुआ था, जिसकी स्पीड 185 किलोमीटर्स पर आवर थी एंड विच वॉज अमंग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स टू अप्रोच मुंबई। सो ब्रॉडर इंप्लीकेशंस क्या हैं इस इरेगुलर पैटर्न्स के? सो व्हाट आर द ब्रॉडर इंप्लीकेशंस ऑफ सच erratic rainfalls? So interaction between warming, rainfall and temperature is a very complex issue, right? It is not very easy to understand the dynamics between warming, global warming, rainfall and temperature. Now extreme events, bursts of torrential localized rainfall and prolonged droughts and heat waves are likely to increase. So ये जो irregular rainfalls हैं, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, हीट वेव्स हैं, ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे और ज्यादा इंटेंसिटी से बढ़ते रहेंगे। नीड ऑफ द आर क्या है? नीड ऑफ द आर है टू डेवलप एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स, जो हमको कम से कम 3 से 5 दिन पहले बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑफ द अपकमिंग वेदर इवेंट, राइट? सो अभी तक इतने एक्यूरेट मॉडल्स नहीं है हमारे पास, सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन मोर टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन हैव मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मॉडल्स। Now, what are the challenges which lie ahead in the face of such frequent events? ठीक है जी, सो क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स, और ये जो ज्यादातर वल्नरेबल रीजन्स हैं ये कहाँ पे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में। जो पुअर कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे ये वल्नरेबल रीजन ज्यादा है। ठीक है, एज आई सेड कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, वो वैसे इंपैक्ट तो सभी को करता है, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी हो, लेकिन जो लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और जो वहां के जो वल्नरेबल रीजन्स हैं, जो वो ज्यादा impact पे आ सकते हैं because of the climate change and global warming, right? So number 2 is to make evacuation easier. So there should be limited construction in places that have been marked vulnerable. So encroachment of land जो है वो एक बहुत major issue है, because अब जब अननेसेसरी लैंड के ऊपर ज़्यादा इंक्रोचमेंट कंक्रीट फिगर्स बनाए जाते हैं तो पानी को नहीं मिलता रास्ता ड्रेन करने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट हम बहुत जल्दी देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड एक फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है एक अर्बन ड्वेलिंग में। ठीक है जी, उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग कैन इंश्योर अगेंस्ट द इनएविटेबल एक्सट्रीमिटीज ऑफ नेचर। सो ये तो देखिए, अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो, ड्रॉट्स हो, ये प्रिडिक्टेबल तो नहीं है बट इनएविटेबल है, यानी कि ये आते रहते हैं, राइट? वी कैन नॉट से दैट वी कैन टोटली प्रिवेंट सच नेचुरल फिनोमेना, हम बंद नहीं कर सकते हैं, बट इसका जो इंपैक्ट है, इसके ऊपर जो ह्यूमंस के ऊपर इंपैक्ट होता है, सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट होता है, वो इंपैक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं मिटिगेशन एफर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट है जी अ प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। ये भी आर्टिकल बहुत अच्छा है, अपना इंडियन एक्सप्रेस में आया था, और ये भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, सॉरी एनवायरमेंट रिलेटेड है। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है जी? इसका कंटेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस ऑफ ईयूज न्यू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस लॉज फॉर इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ एक लेजिस्लेशन है जो यूरोपियन यूनियन ने अभी पास किया है, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है फिट फॉर 55। ठीक है, यानी कि यूरोपियन यूनियन की लेजिस्लेशन के हिसाब से वो अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को 55% रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 2030, और नेट जीरो के टुवर्ड्स जाना चाहते हैं बाय 2050, यानी कि 0% कार्बन इमिशंस टुवर्ड्स 2050 एंड 55% लेस कार्बन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 2030। तो पहले तो हम समझते हैं कि नेट जीरो क्या है, बिकॉज नेट जीरो का कंसेप्ट पिछले 3-4 महीनों से काफी ज्यादा न्यूज में भी रह रहा है, और डेफिनेटली इसका क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में भी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो व्हाट इज नेट जीरो? सो नेट जीरो इज ऑल्सो रेफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी। सो दिस डज नॉट लिटरली मीन्स, मतलब ये बाय वर्ड इसका मतलब ये नहीं है दैट कि एक कंट्री अपनी सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस या कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे। ठीक है, सो नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज इमिशंस आर कॉम्पनसेटेड बाय अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये अब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कैसे होगा? हाउ विल दैट हैपन? बाय इंक्रीजिंग मोर कार्बन सिंक्स सच एज प्लांटिंग मोर फॉरेस्ट, प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, और रिमूवल ऑफ गैसेस कैसे होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस कैसे होगा? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्स फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज, और ये जो क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग ऑल्सो। सो इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, especially for a developing country like India, to move into a regime of net zero
बाय 2050, राइट। एंड ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया जो अभी इस प्रपोजल को लेके इतनी ज्यादा सहमति नहीं बढ़ पा रही हैं, बिकॉज इसके लिए फंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए और इंडिया को अपनी डेवलपमेंटल नीड्स भी मीट करनी है। तो ये इशू है जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में अभी अटका हुआ है। सो अप्रैल में जो जॉन कैरी हैं, तो जॉन कैरी जो स्पेशल एनवॉय हैं यूनाइटेड स्टेट्स के टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, ये अप्रैल में यहाँ पे इंडिया में आए थे और इन्होंने इसके रिगार्डिंग काफी डिटेल में डिस्कशन करी थी हमारे इंडियन ऑफिशियल्स के साथ। सो लेकिन अभी भी इंडिया जो है वो दो इट रियली अप्रिशिएट्स, और इंडिया अपने तरफ से भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहा है, बहुत उन्होंने इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा ऐसे फीट्स अचीव करे हैं जहाँ पे इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा फोकस करा है, और भी बहुत ऐसी कंस्ट्रक्टिव लेजिस्लेशन इंडिया ने पास करी हैं टुवर्ड्स क्लीनर एनवायरनमेंट एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट एंड इन्वेस्टिंग इन ग्रीनर एनर्जी। बट समहाउ अभी इंडिया इज रिलक्टेंट टू इमीडिएटली शिफ्ट टुवर्ड्स नेट जीरो बाय 2050 बिकॉज इसमें फंडिंग का भी बहुत इशू रहता है। So immediate implications of this legislation, तो अभी ये जो Fit for 55 legislation है, इसके implications क्या है, ठीक है, इंडिया पे और इंडियन इंडस्ट्री पे भी, तो उसकी बात करते हैं। So now it opens new markets for Indian industry, for example for electric vehicles, ठीक है जी। उसके बाद एक ये नया मैकेनिज्म है जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इस मैकेनिज्म का नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now, European Union will bring more sectors into this trading scheme and tighten its allocation of permits. तो basically आपको briefly बताऊं तो ये CBAM जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये है क्या? So see, now what happens is कि अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने लेजिस्लेशन पास करा है Fit for 55 का, ठीक है, जहां पे दे आर क्लियरली लुकिंग फॉरवर्ड के टुवर्ड्स 2030 वो 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अपनी रिड्यूस कर देंगे। नाउ दे वांट टू ट्रेड विद कंट्रीज जहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई कार्बन इंटेंसिटी के नहीं बट लो कार्बन इंटेंसिटी के हों, ठीक है। अब इस बात का भी एक एप्रीहेंशन है यूरोपियन यूनियन में कि जो यहां पे जो यूरोपियन यूनियन में जो कंपनीज हैं जिनके पास ज्यादा डीपर पॉकेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड हो, आयरन एंड स्टील सेक्टर से हो, सीमेंट सेक्टर से हो, फर्टिलाइजर सेक्टर से हो, अब इस बात का एप्रीहेंशन जताया जा रहा है कि कहीं ये जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं विद डीपर पॉकेट्स, दे माइट स्टार्ट ट्रेडिंग विद दोज कंट्रीज जो कि जहां पे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि ऑलरेडी बहुत एक लो कार्बन इंटेंसिटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, और अगर इनका ट्रेडिंग इन कंट्रीज के साथ होना शुरू हो जाता है तो इस बात का डर है कि ये जो कंपनीज जो यूरोपियन बेस्ड हैं ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपने प्रोडक्ट्स वहां पे उन लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट कर देंगे, विच विल बी अनफेयर। सो इन अ वे ये जो कंसेप्ट है कार्बन लीकेज से लिंक्ड है, ठीक है। सो कार्बन लीकेज क्या है? Companies based in the European Union could move carbon intensive production abroad to take advantage of lax standards। तो जो बाकी कंट्रीज हैं जहां पे ये ऐसे प्रोडक्ट, जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग मूव करेंगे, तो जिन कंट्रीज में ऑलरेडी लो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं या जहां पे ज्यादा हाई इंटेंसिव कार्बन प्रोडक्ट्स नहीं यूज किए जाते, तो उन कंट्रीज में ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और रेगुलेशंस नहीं होंगे जैसे यूरोपियन यूनियन में बनाए जा रहे हैं। तो इस बात का डर है कि दिस विल रिजल्ट इन कार्बन लीकेज एंड दीज कंपनीज माइट स्टार्ट शिफ्टिंग टू दीज कंट्रीज जहां पे ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम है, ठीक है जी। सो यूरोपियन यूनियन विल ब्रिंग मोर सेक्टर्स इनटू दिस ट्रेडिंग स्कीम एंड टाइटन इट्स एलोकेशन ऑफ परमिट्स, ठीक है। सो जो CBAM है, दिस इज बेसिकली डिजाइंड सो दैट इट कैन प्ले अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो अब कार्बन लीकेज की हम बात करें तो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिवली EU क्या चाहता है, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इंस्टेड ऑफ हम कि यहाँ की जो कंपनीज है, यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज है, वो किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करें या किसी और ऐसी कंट्री में अपने प्लांट्स, अपनी फैक्ट्री सेटअप करें जहाँ पे ऑलरेडी कम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं या जहाँ पे लो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। तो इनका ये ऑब्जेक्टिव है कि क्यों ना आप ट्रेड ही ऐसा करो कि आप ज्यादा कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स कर ही नहीं रहे हो एट द फर्स्ट गो, और अगर आप कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स कर रहे हो, यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन में जो कंपनीज हैं वो अगर हाई कार्बन कंटेंट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रही हैं, सो जो जहां से इंपोर्ट किया जा रहा है, जिस कंट्री से वो आ रहा है सामान, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगे और जो कंपनी यहां पे ट्रेड कर रही है उसके ऊपर भी टैक्स लगे। तो इस तरह का प्रपोजल है इसमें कार्बन CBAM में।
Now, this will ensure that the EU's climate objectives are not undermined by production relocating to countries with less ambitious policies. तो ये जो कार्बन लीकेज का इशू है इसमें एड्रेस्ड रहेगा, ठीक है जी. Now, in which sectors will the CBAM be applied? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ये मैकेनिज्म अप्लाई किया जाएगा? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं. सो आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. तो ये कुछ 4-5 सेक्टर्स हैं जहां पे ये मैकेनिज्म अप्लाई किया जाएगा. तो यानी कि इन सेक्टर्स में, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स में कोई भी कंपनीज अगर ट्रेड कर रही थी किसी और कंट्री से हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, तो अब अगर वो हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ट्रेड करेंगी, इंपोर्ट करेंगी, विच इज रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम और सीमेंट और फर्टिलाइजर और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो अब उनको उस पर ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी. जिस कंट्री से सामान आ रहा है उनको भी ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी, उनको टैक्स देना पड़ेगा इस चीज का, और जो कंपनी यूरोपियन यूनियन में ये सामान मंगवा रही है उसको भी इस पे एक टैक्स देना पड़ेगा, विच इज सीन टू बी एज अ पेनल्टी. हाउ विल दिस प्रपोजल इंपैक्ट इंडिया? ठीक है जी, इंडिया और इंडियन कंपनीज को ये कैसे इंपैक्ट करेगा? सो इंडिया इज यूरोप्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इट डज नॉट हैव इट्स ओन कार्बन टैक्स और कैप. सो इंडिया, अभी तक इंडिया में ऐसी कोई रिजीम नहीं है जहां पे कार्बन टैक्स का कोई मैकेनिज्म हो. सो कार्बन टैक्स की रिजीम इंडिया में अभी नहीं है. इंडिया विल लूज India will lose anywhere between 1 billion to 1.7 billion exports of energy intensive products such as steel and aluminum. बिकॉज यहां से हाई कार्बन इंटेंसिटी स्टील और हाई कार्बन इंटेंसिटी एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन यूनियन को. सो दे विल एंड अप लूजिंग ऑन दिस रेवेन्यू. इंडियाज गुड्स ट्रेड्स विद EU was 74 billion in 2020. So that's quite a lot. $74 billion is quite a lot. Adjustment rate will vary by country and product depending on the carbon intensity of the production technology and the electricity mix. ठीक है जी. सो EU का ये जो यूरोपियन यूनियन का ये जो प्रपोजल, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का ये जो एंडोर्समेंट है, ये जो प्रपोजल है, इसको लगभग 2 साल लग जाएंगे. और जो CBAM है यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसको एग्जीक्यूट होते होते 2026 तक ये हो जाएगा. So there is another 5 years window available for the Indian companies. और इंडियन जो कंपनीज हैं, इंडियन इंडस्ट्री हैं, ये अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हैं 2026 से पहले और क्या पता ये उनके बेनिफिट के लिए ही हो. सो हाउ कैन इंडियन इंडस्ट्री प्रिपेयर इटसेल्फ बिफोर 2026? ठीक है, सो 5 साल का जो टाइम पीरियड अभी दिया गया, कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? नंबर 1, एंटर क्लीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स विद यूरोपियन इंडस्ट्री. नाउ ऑन द मोर जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, वो अब ढूंढ रही होंगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पे वो इंगेज कर सकें बाकी कंट्रीज के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली दे वुडंट वांट कि जो इंपोर्टिंग, जहां से सामान इंपोर्ट किया जा रहा है उनको भी अननेसेसरी टैक्स देना पड़े, और जो कंपनीज है यूरोपियन यूनियन कंपनीज है उनको भी अननेसेसरी टैक्स देना पड़े. सो दे वुड वांट टू एंटर इनटू पार्टनरशिप्स जहां पे लो कार्बन इंटेंसिटी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो सकते हैं, और इससे बाकी कंट्रीज यानी कि जिस कंट्री से भी इंपोर्ट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में, उनका भी फायदा है, बिकॉज वो उस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं विच विल हेल्प मेकिंग देम लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो एग्जांपल यहां पे दिया गया दैट सच पार्टनरशिप्स कैन हेल्प एनहांस द competitiveness of its high technology stainless or alloy products. ठीक है, so at present India's exports are semi-finished and flat rolled products of iron or non-alloy steel. So invest in more renewable electricity and energy efficiency and incentivize the low carbon choices. तो अगर low carbon प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, अगर लो कार्बन प्रोडक्ट्स में ट्रेड ज्यादा होगा, सो इस चीज का इंसेंटिव भी मिलेगा इंडियन कंपनीज को आने वाले टाइम में. Government can provide finance to MSMEs to upgrade to clean technology. So they can provide them the credit facilities. उनको ज़्यादा incentives दे सकते हैं गवर्नमेंट इस बात पे MSMEs को कि वो और cleaner और safer technologies को के towards move on कर सके. India can try to diversify its exports to other markets and products. ठीक है जी. So इसी बहाने इंडिया को ये मौका भी मिलेगा कि चलो अगर बेशक इंडिया को भी प्रॉब्लम है मूविंग टूवर्ड्स नेट कार्बन जीरो बाय 2050, इंडिया को अभी इस बात को लेके एक इशू है, बट नेवरदलेस क्या पता इस प्रपोजल से इंडिया को और ऐसे पार्टनर्स मिल जाएं जहां पे दे आर लुकिंग फॉर लो कार्बन इंटेंसिव ट्रेड रिजीम्स.
सो इन अ वे अगर हम इस प्रपोजल के थ्रू इनडायरेक्टली इफ वी मूव टुवर्ड्स, सो एक तो इस बात का चिंता जताई जा रही है दैट कि हमारा इतना सारा ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन के साथ, 74 बिलियन का ट्रेड इन गुड्स एंड जो हमने अभी फिगर्स पीछे डिस्कस करे थे, तो एक तो इस बात का डर है कि वो सारा रेवेन्यू कहीं हम फोरगो ना कर दें। बट ऑन द अदर साइड इसका एक बेनिफिट भी है दैट हम इसी बहाने क्लीनर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे, हमको इन कंपनीज की तरफ से फंडिंग मिल सकती है कि हम एक बेटर, क्लीनर और सेफर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकें, और उसके बाद वी कैन ऑल्सो फाइंड अदर मार्केट्स जहां पे हमारे लो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया कुड इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर ऑफ क्रूड स्टील इन कंपैरिजन टू मोर इमिशन इंटेंसिव प्रोड्यूसर्स लाइक चाइना एंड रशिया। सो इंडिया को एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है विज़ावी चाइना एंड रशिया। तो यहां पे ये ईयू ग्रीन डील के बारे में मेंशन है जी। ठीक है, सो ईयू इंपोर्टर्स ऑफ गुड्स कवर्ड बाय द सीबीएएम रजिस्टर्स विद नेशनल अथॉरिटीज वेयर दे कैन आल्सो बाय CBAM certificates. ठीक है जी। So EU importer declares the emissions embedded in its imports and surrenders the corresponding number of certificates each year. And if the importers can prove that a carbon price has already been paid, maybe in their country, whosoever जहां से भी वो import कर रहे हैं, during the production of the imported goods, then the corresponding amount can be deducted. तो फिर उन पे वो जो टैक्स लगाया जाएगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सेक्टर्स हैं जहां पे अभी ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अभी लिवाय होगा। सीमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी फर्स्ट फेज है CBAM का, और ये फर्स्ट वेव कब से शुरू होगा? 2026 से। ठीक है, नेक्स्ट है जी द केस फॉर रिवाइविंग सार्क। अ वेरी गुड आर्टिकल, ये इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था। ठीक है, अब इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ सार्क इन प्रेजेंट टाइम्स, जहां पे साउथ एशियन रीजन में बहुत तनाव है। सो यूटिलिटी ऑफ सार्क इन अ टेंस साउथ एशियन रीजन, राइट नाउ। पहली बात तो ये है कि सार्क को लेके काफी सारी बातें हो चुकी हैं, बिकॉज अभी कुछ 4-5 सालों से अगर हम देखें तो सार्क इतना एक्टिवली मोबिलाइज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं 2016 में उरी अटैक्स हुए थे। ठीक है जी, सितंबर 2016 में उरी अटैक्स हुए थे। जनवरी 2016 में पठानकोट अटैक हुआ था, और जुलाई 2015 में गुरदासपुर अटैक हुआ था। नाउ इस सब तनाव के बीच में प्रधानमंत्री ने यह बात बहुत कैटेगोरिकली कही थी कि हम बम बंदूक के साथ बातचीत नहीं करेंगे। और पिछले कुछ 4-5 सालों से जो सार्क का फोरम है वो इतना एफिशिएंटली मोबिलाइज नहीं हो पाया, और सार्क के फोरम पे बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान ये अभी भी नल एंड वॉइड अभी पड़ा हुआ है। सो इंडिया ने कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि हम सार्क की समिट को हम नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड वी विल बॉयकॉट द सार्क समिट पोस्ट द 2016 उरी अटैक्स। और जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, इनको ऐसा लगता है कि सार्क में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत की जा सकती है, बट इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी के चलते ये सारे के सारे इश्यूज हाईजैक हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट टाइम जहां पे अफगानिस्तान में बहुत एक टेंस सिचुएशन है, जहां पे ट्रांजिशन बिकॉज यूएस फोर्सेस हैव विथड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड तालिबान इज trying to get control of major districts of Afghanistan. In fact, 1/3 of Afghanistan has already been covered by Taliban. तो इस तरह की सिचुएशन में सार्क को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है टू कम फॉरवर्ड विद अ कंक्रीट सोल्यूशन फॉर अफगानिस्तान? ठीक है, नाउ पहली बात तो ये आती है दैट व्हाई इज साउथ एशियन रीजन अ कॉम्प्लेक्स रीजन जियोपॉलिटिकली। ठीक है, नाउ यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक बहुत फेमस लाइन ऑन की, उन्होंने कुछ साल पहले ये बात कही थी दैट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस प्लेस इज साउथ एशिया। ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, और उनके बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, राइट पड़ोसी देश उनके बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है, हिस्टोरिकली हमको पता है इसके बारे। एंड दिस इज ऑल्सो द थिएटर फॉर एथनिक, कल्चरल एंड रिलीजियस टेंशंस एंड राइवलरीज। तो ऐसी बहुत सारी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस रीजन में प्रेजेंट। तालिबान हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, जो कि इन टेंशंस को और इन टेंशंस को और बढ़ा सकती हैं। नाउ
अब हम ये समझते हैं कि अभी what are the course of events which have led to Afghanistan to turmoil in the last 40 years। तो अभी जो अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, जो अफगानिस्तान में भी टेंशन है, इसके बारे में बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ से सिचुएशन शुरू होती है। तो 1979 में सोवियत फोर्सेस, फॉर्मर यूएसएसआर सोवियत फोर्सेस, दे इन्वेड अफगानिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद इन रिस्पॉन्स, बिकॉज उस टाइम पे कोल्ड वॉर का एरा था, तो यूएस और यूएसएसआर यानी कि जो आज रशिया है, उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, ठीक है। सो दे वर आइडियोलॉजिकली अपोज टू ईच अदर। सो उस टाइम पे यूएस वाज वर्किंग विद पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, एंड दे बैक्ड द अफगान मुजाहिदीन अगेंस्ट द सोवियट्स, बिकॉज उनका मकसद ये था, यूएस का मकसद ये था किस तरह से सोवियट्स को यहां से निकालना है, बिकॉज द यूएस डिडंट वांट कि वहां पे कम्युनिज्म, अफगानिस्तान में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी प्रमोट की जाए, ठीक है। उसके बाद सोवियट्स विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान इन 1988, एंड क्योंकि सोवियट्स विड्रू कर गए तो उसके बाद यूएसए का भी वहां पे कोई काम नहीं बचा था। लेकिन यूएसए ने इस 8-9 साल के दौरान, बिटवीन 1979 टू 1988, अफगान मुजाहिदीन की आर्मी को बहुत फंडिंग दी थी, बहुत सपोर्ट दी थी, विद इन अलायंस विद पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। तो इसके बाद क्या हुआ, 1988 के बाद देयर वाज अ वैक्यूम व्हिच वाज क्रिएटेड पोस्ट द यूएस विड्रॉल। सोवियट्स भी चले गए, अमेरिका भी चले गया। दिस फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ तालिबान। तो यहां से तालिबान के इमर्जेंस की कहानी शुरू होती है। तो 2001 में क्या हुआ, 9/11 अटैक्स हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था, यूएस मिलिट्री वेंट इनटू अफगानिस्तान टू डिसरप्ट द टेररिस्ट बेस्ड ऑपरेशंस। तो अमेरिका ने ये द ग्रेट वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया था पोस्ट द 9/11 अटैक्स, पोस्ट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स। और 20 साल के बाद अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है कि तालिबान एंड अलकायदा वो और अब नजदीक आ गए हैं और क्लोज आ गए हैं, एंड दे आर शोइंग नो इंडिकेशन ऑफ ब्रेकिंग टाइज, ठीक है जी। अब इसमें आर्टिकल में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सार्क भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सार्क का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, जब से उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। तो 1985 में कोल्ड वॉर के टाइम की बात है ये जो ब्लॉक है सार्क का इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सो लीडर्स ऑफ साउथ एशियन नेशंस नेमली बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका क्रिएटेड अ रीजनल फोरम कॉल्ड सार्क, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या थे सार्क के, contributing to mutual trust, understanding and appreciation of one's another's problems। अफगानिस्तान मेंबर कब बना था सार्क का, 2007 में बना था। सार्क कब से डॉर्मेंट रहा है, कब से सार्क का फोरम में इतना मोबिलाइज नहीं हो पाया मीटिंग्स के लिए, 2014 से, जब 18 समिट थी सार्क की। कहां पे थी, काठमांडू में थी। इनफैक्ट सार्क का सेक्रेटेरिएट कहां है, वो भी काठमांडू में ही है, नेपाल में है, ठीक है। सो despite other forums like BIMSTEC, BBIN, there has not been any strong alternative for SAARC which can assure mutually beneficial diplomacy। तो ये एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा लिए जा सकते थे। हम एक फ्री ट्रेड ब्लॉक भी इसको बना सकते थे, इसको लेके SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अलायंस, ये 2006-7 में इसकी बात हुई भी थी। लेकिन बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, उन दोनों की राइवलरी करके, उन दोनों के बीच में इश्यूज करके, ये जो फोरम है सार्क का, दैट हैज ऑलवेज बिन हाईजैक्ड बिकॉज ऑफ देयर राइवलरीज, बिकॉज ऑफ देयर डिस्प्यूट्स। और जो बाकी कंट्रीज, उनका ये मानना है कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, सोल्यूशन निकाला जा सकता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाल सके, एक पीसफुल रिजॉल्व कर सके। तो ऐसी बात नहीं इंडिया ने कोशिश नहीं करी पीसफुल सोल्यूशन के लिए, बट पाकिस्तान इज वेरी एडमेंट, एंड यू नो व्हाई। Observations. SAARC's importance in stabilizing and effectively transforming the region is becoming increasingly self-evident, especially in the present geopolitical context. ठीक है जी? Allowing SAARC to become dysfunctional and irrelevant greatly distorts our ability to address the realities। देखिए, अब 2016-17 में अगर ये क्वेश्चन आता तो डेफिनेटली इंडिया का जो डिसीजन था सार्क को बॉयकॉट करने का, और जो बाकी इनिशिएटिव्स हैं जैसे बिम्स्टेक हो गया, BBIN हो गया, ठीक है। सो BBIN में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल आ जाते हैं। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। सो उसमें भी बाकी सारी साउथ एशियन कंट्रीज आ जाती हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो उस टाइम पे इंडिया की ये कोशिश थी कि कैसे ऐसे रीजनल अलायंसेस बनाए जाए जहां पे हम पाकिस्तान को इनवाइट ना करें, पाकिस्तान को बॉयकॉट करें, सो दैट हम किसी भी फॉर्म में पाकिस्तान को इंकरेजमेंट नहीं दे रहे टू कम ऑन द टेबल एंड हैव अ डायलॉग विद अस, ठीक है। लेकिन अभी कम टू 2021, अभी इस टाइम पे अफगानिस्तान में एक बहुत टेंस सिचुएशन है, ठीक है। और कई आर्टिकल्स आए हैं अफगानिस्तान को लेके। कुछ आर्टिकल्स ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया शुड एक्टिवली इंगेज,
ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स ये सजेस्ट करते हैं दैट इंडिया शुड वेट एंड देन एंगेज। ठीक है, सो स्ट्रेटेजिक पेशेंस के बारे में हमने बात करी है, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के बारे में बात करी है। अब इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि कैसे सार्क को यूटिलाइज किया जा सकता है जो अभी डिफंक्ट है, डिसफंक्शनल है, और कैसे अभी अफगानिस्तान को सेंटर ऑफ फोकस रख के हम बाकी नेशंस को इकट्ठा करके कुछ सोल्यूशन के टुवर्ड्स जा सकते हैं। ठीक है, सो ये अच्छा एक आर्टिकल मेरे को लगा, एंड अभी आज के टाइम पे काफी रेलेवेंट भी है, बिकॉज आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड है फॉर द अफगानिस्तान प्रॉब्लम। सो ये एक अच्छा आर्टिकल है जहां पे हम कह सकते हैं कि सार्क एज अ फोरम को अभी यूटिलाइज किया जा सकता है टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। Failure to act will push South Asia into danger with escalating tensions with jihadi militias at the forefront. The last thing which we would want is कि Taliban giving direct support to Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba and inflicting a large harm or a large damage on the state of India or on the whole South Asian region. ठीक है, सो बिकॉज तालिबान अभी भी वही है जो 1996 में था या 1988 में था। वो अपने आप को वैसे तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम अब वी वांट टू डील पीसफुली विद एवरी कंट्री, वी वांट टू हैव मोर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बट यू कांट ट्रस्ट देम। उनकी क्रेडिबिलिटी भी अभी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो एक्सट्रीमिज्म माइंड, जो उनका जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है तालिबान का, या ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद, तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं इस रीजन में और वो इस बात का सोल्यूशन ना निकाल पाए, तो इनडायरेक्टली दैट विल गिव अ राइज टू दिस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। India also needs to move away from this suspicion or this fear or this shock which India has that SAARC is a way for smaller neighbors to gang up against her. तो इंडिया को इस तरह के माइंडसेट से थोड़ा हटना पड़ेगा दैट कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका और ये जो बाकी छोटी कंट्रीज है साउथ एशियन रीजन में, ये हमको किस तरह से इस फोरम पे आके ब्लैकमेल करेंगी या हमारे अगेंस्ट कुछ they will gang up something against us or try to take advantage vis-a-vis China. So India needs to move away from the suspicion. Reasons for engaging SAARC more actively. ठीक है, now SAARC has made significant contributions to the development of civil society and track to initiatives, to track to diplomacy. ठीक है जी, यानी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी जहां पे जो ऑफिशियल एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स हैं वो डायरेक्टली इंगेज नहीं है, यानी कि सरकार की तरफ से इंगेजमेंट बाद में आती है, बट जो वॉलंटरी बेसिस पे मे बी रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हो, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हो या सिविल सोसाइटी के लोग हों जो एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं कि कैसे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस एंड हार्मनी प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो जैसे अमन की आशा एक इनिशिएटिव है, सो दैट इज अ ट्रैक टू डिप्लोमेसी इनिशिएटिव। सो SAARC summits provide a unique informal window for leaders to meet without aids and chart the future course of action. ठीक है, नाउ SAARC मेंबर्स जो है, इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पे नोट करने वाली, दैट they are the top troop contributing countries to the UN peacekeeping missions. So this is very important कि जो peacekeeping missions में ज़्यादा जो सैनिक भेजे जाते हैं वो SAARC कंट्रीज में से भेजे जाते हैं। So conclusion क्या होता है जी इसमें? A joint peacekeeping force from the SAARC region under the supervision of UN, United Nations, ये एक ऐसा joint peacekeeping force जो है, we can explore the option कि ऐसा एक मिशन हम अफगानिस्तान में भी सेट कर सकते हैं पोस्ट द यूएस विड्रॉल। सो ऐसा एक प्रपोजल इस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है, विच कैन फिल द पावर वैक्यूम पोस्ट द यूएसए विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। सो ये लिस्ट ऑफ SAARC समिट्स है जी। सो जैसे आप देख सकते हैं कि 19 SAARC समिट 15-16 नवंबर 2016 को पाकिस्तान में होल्ड करी गई थी, ये कैंसिल होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द उरी अटैक्स। ठीक है, उरी अटैक्स कब हुए थे? सितंबर में हुए थे। तो इसके चलते इंडिया ने बोला कि हम तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इस समिट में, और उसके बाद देखा कि जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने भी बैक ऑफ कर दिया, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया इस SAARC समिट में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद अभी तक समिट नहीं है। तो देखा जाए तो जो लास्ट समिट थी, जैसे कि हमने आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, 2014 में हुई थी। कहां पे हुई थी? काठमांडू में। तो अब लगभग 7 साल हो गए हैं कि कोई SAARC समिट नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये आज आया जी इंडियन एक्सप्रेस में बाय द ग्रेट सी राजा मोहन। ये बहुत अच्छा लिखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में, जैसे कि आप सब जानते हैं। अब इनका आर्टिकल आया द ग्रेट कन्वर्जेंस एंड लैग। ये कंटेक्स्ट क्या है जी? कंटेक्स्ट है इंटेंसिफाई द यूएस इंडिया बायलैटरल एंगेजमेंट इन व्यू ऑफ द अपकमिंग विजिट ऑफ यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन। ठीक है जी।
नाउ अगर हम पिछले 20-25 सालों से देखें तो यूएस और इंडिया के रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए हैं, सो definitely India and US have come a long way since the 1990s. See, there was a time in the mid of 1990s, especially जब political instability बहुत थी इंडिया में, coalition governments थी, और जैसे कि आपको पता है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पोखरान टेस्ट किया था तो यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बहुत हैवी सैंक्शंस भी लगाई थी इंडिया के अगेंस्ट, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात को इतना अप्रिशिएट नहीं किया था इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को, ठीक है। सो हम उस टाइम से भी निकल चुके हैं जो मिड 90s वाला टाइम था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यूएस और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे, यूएस पाकिस्तान को बहुत फंड कर रहा था सो दैट वो तालिबान को आगे फंड करे, तो कहीं ना कहीं तालिबान का जो सेटअप हुआ था अफगानिस्तान में 1996 में उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, और पाकिस्तान में उसमें बड़ा हाथ होने का कारण ये था कि यूएस उनको फंडिंग कर रहा था। तो यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे, यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। फिर हमने वो भी एरा देखा जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, जो न्यूक्लियर डील हुई थी बिटवीन जॉर्ज बुश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मनमोहन सिंह एडमिनिस्ट्रेशन, तो रिलेशंस बेहतर होते दिखाई दे रहे थे। उसके बाद बैरक ओबामा आए, फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, तो प्रोग्रेसिवली अगर हम देखें पिछले 25-30 सालों में इंडिया और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। Now, there is a growing political and security cooperation, expanding economic engagement, and widening interface between the two societies. ठीक है, so India is also called as the largest democracy, and America is also called as the oldest democracy in the world. ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे हमारा इंडियन डायस्पोरा है जो यूएस में प्रेजेंट है, ठीक है, आईटी में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और तरह की जॉब्स में हमारे इंडियंस हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फुटप्रिंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा प्रेजेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। हाउएवर देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच हॉन्ट the policy makers in India with reference to USA stand on issues of strategic interest for India. US ने अभी तक कोई कैटेगोरिकली कश्मीर को लेके कुछ क्लैरिटी से नहीं कहा, कुछ ऐसा नहीं है कि US ने कश्मीर को लेके बहुत एक असर्टिव स्टैंड लिया हो इंडिया के लिए, ठीक है। और भी ऐसे कई इश्यूज हैं जिसको लेके US अभी साइलेंट है, जिसको वो अपनी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस समझते हैं अमेरिकन्स। As India's relative weight in the international system continues to grow, it creates much room for give and take between India and US. So obviously India अभी वो इंडिया नहीं है जो 1980s या 1990s का था, इंडिया भी बहुत ग्रो कर चुका है। इंडिया is also a market economy now, ठीक है। पोस्ट द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी हैज इंक्रीज इट्स साइज, इट हैज लिफ्टेड सो मेनी पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो। However, the small state syndrome, ये जो इंडिया को ऐसा लगता है कि हम एक छोटा देश है एज कंपेयर टू अमेरिका, तो ये जो स्मॉल स्टेट सिंड्रोम है दैट स्टिल हॉन्ट्स द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये माइंडसेट जो ऐसा बना हुआ है, ये इस कारण है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस जो हैं वो इतने असर्टिवली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। Now, why is there no cohesion in public debate with evolving India-USA relations? ठीक है, सो पब्लिक डिस्कोर्स में एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है, जबकि अगर इंडिया यूएस के रिलेशंस पिछले 25-30 सालों से इवॉल्व करते आ रहे हैं, सो व्हाई इज देयर फियर और एप्रीहेंशन इन साउथ ब्लॉक और इन द पब्लिक डिस्कोर्स? Indians elites entrenched ideological suspicion of the US since independence. तो नॉन अलाइन मूवमेंट की अगर हम बात करें, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरू किया था नॉन अलाइन मूवमेंट का, सो नॉन अलाइन मूवमेंट के टाइम पे तो हमने देखा है कि हमने इंडिया हैज बिन मोर क्लोजर टू द सोवियट्स, और सिंस इंडिपेंडेंस ये एक माइंडसेट रहा है पॉलिसी मेकर्स का, डिप्लोमैट्स का, दैट यूएसए बेशक एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बट उसके इंपीरियलिस्ट विजन्स और मिशन है, ठीक है। सो इसके कारण काफ़ी सालों तक हम यूएसए से आइडियोलॉजिकली भी अगेंस्ट रहे और यूएसए के साथ एक डायरेक्ट अलायंस में नहीं थे। सो अगर अभी हम देखें, जैसे हम क्वाड की बात करें, तो अभी हमारा जो अलायंस मेकिंग कैपेबिलिटी है यूएसए के साथ वो बहुत बेटर है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज मे बी 30-40 ईयर्स बैक, ठीक है जी। सो नेशंस विद बिग स्टेक्स इन द यूएस रिलेशनशिप्स हैव नो चॉइस but to develop the capacity to see the big picture amidst the chaos. तो यूएसए के साथ डील करना इतना आसान काम नहीं है, आपको बहुत पेशेंटली यूएसए के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। सो यूएसए कई बार ऐसा भी कर सकता है कि आपको आपके साथ अलायंस करने के बावजूद भी आपके अगेंस्ट कुछ अनफेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज कर दे। ऑन द अदर हैंड, एक तरफ आप क्वाड में हैं बट ट्रेड पॉलिसीज के मामले में आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। सो यूएस के साथ किसी भी कंट्री को जब चलना है, दे हैव टू सी द बिगर पिक्चर्स, इवन इफ अगर कुछ गिव एंड टेक्स नहीं हो पा रहे ट्रेड पॉलिसीज में या किसी और पॉलिसी में, इवन देन वन हैज टू वर्क वेरी पेशेंटली विद द यूएस, बिकॉज आफ्टर ऑल देयर आर हेजेमन, दे हैव दैट माइंडसेट। और जो सच भी है कि अभी तक जो सुपर पावर है वो है यूएस, इज स्टिल द सुपर पावर।
Delhi's अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। नाउ दिल्ली की जो अंडर इन्वेस्टमेंट है वो ना ही अमेरिकन सोसाइटी बट कि आई बिलीव ये बात विजय गोखले ने भी कही थी अपने आर्टिकल में पीछे कि ज़्यादा दिल्ली ने इन्वेस्टमेंट चाइनीज सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी नहीं करी है। सो दिल्ली की जो अंडर इन्वेस्टमेंट है इन एज फार एज अंडरस्टैंडिंग अमेरिकन सोसाइटी, यहाँ पे दिस समथिंग विच इंडिया कैन वर्क अपॉन बिकॉज रशिया एंड चाइना दे हैव पुट लार्ज रिसोर्सेज इन अमेरिकन स्टडीज एट देयर यूनिवर्सिटीज एंड think tanks. ठीक है, so this is one suggestion which has been given in this article. Now, अब जो बिडेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, डेफिनेटली जो बिडेन एक डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ही इज अ डेमोक्रेट, और उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, सो ही हैज ब्रोकन फ्रॉम द न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज विच वर इनिशिएटेड अंडर रोनाल्ड रीगन, और उसके बाद जो सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस थी, चाहे वो बैरक ओबामा की थी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की थी, या उससे पहले जॉर्ज बुश की थी, सो उन सब ने न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट किया था। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बिडेन जो है वो थोड़ा इससे हट रहे हैं, बिकॉज जो बिडेन की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, राइट ओरिएंटेड कम है, लेफ्ट ओरिएंटेड ज्यादा है। ठीक है, सो बिडेन इज मूविंग लेफ्ट ideologically on the relationship between the state and the market, that is raising taxes, increasing public spending, etc. So like Trump, but एक बात similar है जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, वो ये है that like Trump he is questioning America's uncritical economic globalization of the past. तो ये जो protectionism, ये जो protectionist economic पॉलिसीज जो हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रंप के टाइम से शुरू हो गई थी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से शुरू हो गया था, और इसी को थोड़ा जो बिडेन ने भी आगे कैरी ऑन किया है। सो यहां पे जो बिडेन, दो आइडियोलॉजिकली वो डेमोक्रेट हैं और वो एक रिपब्लिकन है, डोनाल्ड ट्रंप आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस है, बट इवन देन यहां पे वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं कि अमेरिका ने इन द लास्ट 30-40 ईयर्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को और अपनी मिडिल क्लास को बहुत इग्नोर किया है एट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हाई स्किल्ड जॉब्स टू इमिग्रेंट्स। नाउ बिडेन वांट्स टू मेक श्योर दैट अमेरिकाज फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज सर्व द यूएस मिडिल क्लास। सो अमेरिका फर्स्ट, ठीक है जी, वो एजेंडा जो बिडेन का भी ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन द पास्ट अमेरिकन पॉलिसी वॉज टू ओपन फाइनेंशियल मार्केट्स एवरीवेयर फॉर वॉल स्ट्रीट। ठीक है, नाउ अभी ये जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है अमेरिका की, वो वॉल स्ट्रीट नहीं डिसाइड करेगी। जो बिडेन का ये मानना है वो अमेरिका के जो मिडिल क्लास सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के बेसिस पे डिसाइड की जाएगी, और देयर विल बी नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन द नियर फ्यूचर। तो ये तो बात होगी जो बिडेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज की। अब जो बिडेन की फॉरेन पॉलिसी की बात करें अगर, सो रीबूटिंग द अमेरिकन इकोनॉमी थ्रू एन एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिकॉज एक अब कंपटीशन चाइना के साथ बढ़ रहा है। अब अमेरिका ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया है दैट चाइना इज गिविंग अस अ टक्कर, और उनको चाइना के साथ कंपीट करना है, बिकॉज पिछले 30-40 सालों में वो चाइना को अंडरमाइन कर रहे थे, वो चाइना के साथ कंपीट नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनके माइंड में वो माइंडसेट था कि हम ही एक सुपर पावर हैं। बट अभी वो दिख रहा है कि चाइना भी एक राइजिंग सुपर पावर है, और चाइना में वो कैपेबिलिटी भी है दैट कुछ सालों में या कुछ डेकेड्स में वो यूएसए को भी ओवरटेक कर दे। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू चाइनाज अग्रेसिव पॉलिसीज इन द इंडो पैसिफिक हैज स्ट्रॉन्ग बैकिंग फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी। तो जहां तक इंडो पैसिफिक पॉलिसी का सवाल है जो बिडेन की, तो वहां पे जो रिपब्लिकन पार्टी है, दो अगेन आइडियोलॉजिकली वो अगेंस्ट है डेमोक्रेट्स के, बट इवन देन यहां पे रिपब्लिकन पार्टी उनके फेवर में है, सपोर्ट में है। उसके बाद अभी पीछे जो हाल ही में G7 समिट हुआ था, तो जो बिडेन व्लादिमीर पुतिन को भी मिले थे। ठीक है, लंदन में हुआ था G7 समिट। सो ऐसा देखा जा रहा है दैट वॉशिंगटन की जो हॉस्टिलिटी है टू रशिया, वो थोड़ी जो बिडेन की कोशिश है कि उसको रीसेट किया जाए और थोड़ा जो रिलेशंस हैं वो और वार्म किए जाए विद मॉस्को। ऑब्जर्वेशन यहां पे क्या निकल के आती है दैट अमेरिकाज न्यू ओरिएंटेशन अंडर जो बिडेन हैज ओपन्ड मच स्पेस फॉर इंडिया टू वाइडन एंड डीपन टाइज विद वॉशिंगटन। ठीक है, डेमोक्रेसी इन यूएसए। ठीक है, तो अब क्लियरली इस आइडियल को ये पिछले 200 सालों से करेक्टली नहीं लिव कर पाए हैं, ऑल्दो डेमोक्रेसी बहुत अच्छा आइडियल है, बट दे हैव नॉट ट्रूली लिव टू दिस आइडियल इन द लास्ट 200 ईयर्स। ठीक है जी, उसके अलावा
जो अभी पीछे हाल ही में कुछ जो अभी जो रेसिस्ट इंसिडेंट्स वहां पे इतने ज्यादा हुए थे, या जो गन लॉस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो वहां पे कुछ कंट्रोल किया है अमेरिका ने. सो दे हैव अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्फ्रंटिंग इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म विद इन अमेरिका, एंड दे हैव लिमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू बेयर आर्म्स. ठीक है जी. सो ऑब्जर्वेशन, बिडेन के जो एफर्ट्स हैं फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, वो जो कोशिश कर रहे हैं टू प्रमोट डेमोक्रेसी और टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, सो दिस माइट गिव वैल्यूएबल लेसन्स टू इंडिया फॉर रिफॉर्मिंग इट्स ओन डेमोक्रेसी. नाउ बोथ यूएस एंड इंडिया कैन एंगेज इन द चैलेंजेस दैट न्यू सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज एंड बिग टेक मोनोपोलीज पोज टू द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. And lastly, why is it even more justified for India and USA to engage more than ever now? So because there are many notes to exchange on democracy and human rights, क्योंकि democracy और human rights को लेके ज़्यादा अगर हम इंडिया की भी बात करें तो कुछ ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं आ रही कुछ हाल ही में कुछ दिनों में. अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर पेगासस की बात करें, या जो पीछे अमेरिकन इंडेक्सेस जो हमारे सामने आए थे, चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स था या चाहे वो प्यू सर्वे था. सो देर आर सम एरियाज जहाँ पे इंडिया एंड अमेरिका कैन कलेक्टिवली वर्क addressing issues on democracy and human rights. Then Afghanistan to Indo-Pacific, so जो भी issues अभी Indo-Pacific में हैं vis-a-vis the rising vis-a-vis the threats given by China in this region, और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ये issues अफगानिस्तान से लेकर Indo-Pacific के बीच में जियोपॉलिटिकल issues हैं, उसमें इंडिया और यूएसए एक्टिवली इंगेज कर सकते हैं, addressing climate change and vaccine diplomacy. चलिए अगला आर्टिकल, लेसन्स फ्रॉम इंडियाज फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स. तो आमतौर पे तो वैसे ये हिंदू का आर्टिकल है, कल आया था. आमतौर में हिंदू में आर्टिकल ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रो वाले नहीं होते हैं, ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट स्टैंड वाले नहीं होते हैं, बट दिस वाज वन आर्टिकल विच वाज प्रो गवर्नमेंट एंड इट रियली अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी स्पेशली अमंग्स द माइग्रेंट्स इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक. ठीक है जी. कोविड एंड फूड सिक्योरिटी. नाउ दिस डेडली वायरस हैज़ बिन देयर फॉर 2 years, और हमने इम्पैक्ट देखा है कैसा रहा है पूरी कंट्री पे. हमने लास्ट ईयर वी ऑल सो दोस पिक्चर्स ऑफ माइग्रेंट्स मूविंग ऑन द रोड्स. इतनी गर्मी में वो अपने घर को जा रहे थे पैदल, खाना नहीं है खाने के लिए, उनके पास जॉब्स नहीं है. सो हमने वो सारी पिक्चर्स देखी हैं, वो डिस्टर्बिंग पिक्चर्स हमने देखी हैं लॉकडाउन के दौरान, राइट. और इसके कारण हमने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा हंगर और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ी पिछले 1-1.5 साल में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. बहुत सारे लोगों के पास खाना खाने को नहीं था, जॉब चली गई, गरीब हो गए और ज़्यादा गरीबी में चले गए, राइट. द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 1/10 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी कि 1/10 ऑफ 800 करोड़ पीपल्स, 8 बिलियन पॉपुलेशन जो है ग्लोबली, उसके हिसाब से 81.1 करोड़ पीपल, यानी कि 1/10 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन was undernourished last year. So that's quite a lot. India and food security. Now there has been a lot of progress in food production over the years. हम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से अगर आज जिस टाइम पे हम हैं तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि we have sufficient stocks of food available with us. So ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास फूड प्रोडक्शन में कमी है, रादर हमारे जो गोडाउन्स हैं, जो हमारे स्टोर हाउसेज हैं, दे आर ओवरफ्लोइंग विद अ लॉट ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट. In 2020, despite the pandemic, India produced over 30 crore tons of cereals and had built up a food stock of 10 crore tons. ठीक है. India exported 1.98 crore tons of rice and wheat in fiscal year 2021. So all good. Now, what were the measures adopted by Union government to address the food crisis? So states को ये कहा गया था to lift their allocations under PDS, the public distribution system, for 6 months in one go, ताकि किसी भी किस्म की शॉर्टेज ना आए, खास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं या जो माइग्रेंट वर्कर्स थे. उसके बाद द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकेम अ लाइफलाइन फॉर मिलियंस हिट बाय द पैंडेमिक. एटलीस्ट दे कुड गेट फ्री राशन एंड फ्री फूड इवन इफ दे वर आउट ऑफ जॉब्स. इस बात की तो गारंटी थी उनके पास कि उनको खाना मिलेगा खाने के लिए. इंक्रीज इन एंटाइटलमेंट्स गिवन टू द नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट बेनिफिशरीज इन 2020. तो इसके चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर्म करी गई थी. इस योजना को एग्जीक्यूट किया गया था, जिसके तहत 81.3 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो बेनिफिशरीज थे उनको एडिशनल 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ मुहैया करवाया गया. सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 फॉर 8 months बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर. इसका 8 months का पीरियड था, अप्रैल
to December 2020, ठीक है जी, so that it can provide relief to 80 crore beneficiaries. ये वो beneficiaries है which are covered under the National Food Security Act. उसके बाद it again because of the second wave this had to be reintroduced this year because lockdowns फिर हो गए थे, lockdowns announce कर दिए गए थे, तो again we saw that people were उनको जॉब से निकाला जा रहा था, जॉब्स माइग्रेंट वर्कर्स भी अगेन सीइंग कि फिर से वो अपने होम टाउन्स के टुवर्ड्स जा रहे थे. सो रीइंट्रोड्यूस दिस ईयर अगेन फॉर द थर्ड फेज इंप्लीमेंटेशन फॉर 2 months till June, and this has been extended till November under the fourth phase. So November of this year, November of 2021 तक ये एक्सटेंड किया गया है. सो ऑब्जर्वेशन क्या है, that the scale of India's public food distribution system is immense, it is very large, and this has gone through constant navigation and improvement, which is very commendable. And secondly, much more needs to be done to improve the access and inclusion among the missing vulnerable population. तो और बेटर इसको किया जा सकता है, इसमें और एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं, और डेटा इकट्ठा किया जा सकता है, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज की जा सकती है. सो देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. वे अहेड वन नेशन वन राशन कार्ड, ये स्कीम पिछले साल एग्जीक्यूट करी गई थी. सो दिस इज एन इनोवेशन दैट कैन बी अ गेम चेंजर, अलाउइंग बेनिफिशरीज टू एक्सेस देयर फूड एंटाइटलमेंट्स. वो जहां मर्जी हैं, किसी भी स्टेट में हैं. सो ये जो स्कीम है बहुत सक्सेसफुल है, बिकॉज स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, सो अगर कोई माइग्रेंट वर्कर किसी और अपने नेटिव स्टेट में नहीं है बट अपने किसी और स्टेट में है, लेट्स से अगर कोई बिहार से कोई वर्कर है जो माइग्रेट करके बॉम्बे में या महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, सो अब उसको अपने होम टाउन जाने की जरूरत नहीं है राशन का बेनिफिट लेने के लिए, या उसकी फैमिली को उसके आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो उसका बेनिफिट बिहार में किसी फेयर प्राइस शॉप से ले. सो उस माइग्रेंट वर्कर को जिस भी स्टेट में वो काम कर रहा है, उसको वहां से उसके नजदीकी फेयर प्राइस शॉप से राशन मिल सकता है. ठीक है. उसके बाद एफर्ट्स आर नीडेड टुवर्ड्स प्रोग्राम्स दैट फोकस ऑन बिल्डिंग रेजिलिएंट एग्रीकल्चर दैट इज अडैप्टिव टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है जी, बिकॉज ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज एन इशू विच इज इंपैक्टिंग ऑल ऑफ अस, एंड क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, ताकि हम, बिकॉज सी आई मीन इंडिया में बहुत ये कहा जाता है दैट बहुत सारी स्टेट्स हैं जो अननेसेसरली फोकस करती हैं सिर्फ पैडी और वीट की प्रोडक्शन में, खास करके पैडी में जो कि एक वाटर गजलिंग क्रॉप्स है. सो अगर आने वाले टाइम पे वाटर शॉर्टेजेस रहती हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी कम रहती है, सो विल इट बी स्मार्ट इनफ टू फोकस मोर ऑन पैडी, और वुड इट बी स्मार्ट इनफ टू फोकस मोर ऑन लेस वाटर गजलिंग क्रॉप्स? दैट इज द क्वेश्चन. एंड देयर शुड बी एनहांस्ड एफर्ट्स टू प्रिवेंट फूड लॉसेस. So annual greenhouse gas emissions associated with food losses and food waste reaches to around 3.5 gigaton of the carbon dioxide equivalent. And mobilize agenda of food security and nutrition in the upcoming UN Food System Summit, the Nutrition for Growth Summit, and the COP26 on climate change. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है जी, गार्ड रेल्स ऑफ प्रिवेसी. बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, इंडियन एक्सप्रेस में आज आया था. इसका कंटेक्स्ट क्या है? इसका कंटेक्स्ट है प्राइवेसी प्रोटेक्शन सिर्फ आप सफिशिएंट नहीं है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलीगल सर्वेलेंस. तो ये ऑब्वियसली जो आर्टिकल है, दिस हैज बीन रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ द पेगासस इशू. ठीक है जी. सो यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है. सो आर्सेनल कंसल्टिंग जो है, सो बेसिकली एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, सॉफ्टवेयर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपनी है आर्सेनल कंसल्टिंग. सो इनकी एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने ये पता लगाया है कि जो भीमा कोरेगांव केस में जो अलिजिडली जो 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसमें उनके लैपटॉप्स में, उनके डिवाइसेस पे कुछ सॉफ्टवेयर प्लांट किया गया था, जिससे उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में रिवील करी गई है, जो कि मैलिशियस अटेम्प्ट है टू malign their image. So because ऐसी allegations थी कि जैसे स्टैन स्वामी के अगेंस्ट allegation थी that एक कोई प्लॉट था that he was designing a plot to assassinate the prime minister, right? So NIA अभी तक इन्वेस्टिगेशन इन सब के अगेंस्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाई है, कोई ऐसे कंक्रीट एविडेंस नहीं आया था which can reveal that they were involved in some kind of a malicious attempt against the state or against the prime minister, right? But कुछ ऐसी रिपोर्ट आर्सेनल कंसल्टिंग के हिसाब से जो आई है, उसके हिसाब से ये है दैट देयर इज अ क्लियर एविडेंस दैट द इंक्रिमिनेटिंग फाइल्स वर प्लांटेड इन द हार्ड डिस्क बाय
अननोन एंटिटीज। तो ये जो 15-16 लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, 16 लोग थे, इनमें से एक की अब डेथ हो गई स्टैनसो में, जो बाकी 15 हैं, सो इनके डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स पे, लैपटॉप्स पे, इनके कंप्यूटर्स पे, इनके हार्ड डिस्क पे कुछ प्लांट किया गया था विच वॉज डन मिलिशियसली, राइट। एंड ये फोरेंसिक एनालिसिस से रिवील हुआ है। और ये जो प्लांट हुआ था दैट वाज अ ट्रोजन मैलवेयर विच इज कॉल्ड एज नेटवायर बाय ऑर्केस्ट्रेटिंग सम काइंड ऑफ फिशिंग अटैक्स। यानी कि कोई लिंक भेज दिया, आपने वो लिंक को क्लिक किया तो कोई वेबसाइट खुल गई जिसके थ्रू आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में, आपके लैपटॉप में, आपकी हार्ड डिस्क में कुछ इंस्टॉल हो गया, ठीक है। सो कुछ उस तरह का, ठीक है। नाउ सो ये रिपोर्ट आर्सेनल कंसल्टिंग की आई है। नाउ the governments and the legal authorities need to ensure that the digital evidence arising out of such forensic analysis is admitted in courts, ठीक है। Now Pegasus attacks, ये तो आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट होगी। Pegasus attacks की बात करते हैं। Now this is described in the Amnesty International report as more significant, and this is a much more sophisticated attack as compared to the one जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, जो आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक जो पेगासस अटैक है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और ज्यादा सिग्निफिकेंट भी है, बिकॉज यहां पे दिस इज अ जीरो क्लिक अटैक। अनलाइक फिशिंग, यहां पे आपका डिवाइस, आपका जो भी डिवाइस है, चाहे आपका स्मार्टफोन है, चाहे आपका लैपटॉप है, वो डेटा इंक्रिप्शन को बाईपास करके जो भी आपके फोन में डेटा है, जो भी आपके लैपटॉप में डेटा है, वो सब हैक हो जाता है विदाउट एनी क्लिक, राइट। So they are zero click attacks that do not even require a mistake by a victim to be successful, right? Now this can be orchestrated by a network injection attacks through clever redirections using tactical devices, compromised network devices. So ये जो तरीका है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्लेवर स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है आपके फ़ोन को, आपके डिवाइस को हैक करने के लिए। Now, is it possible for a hardware devices to have virus-proof pre-installed software? क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो, जो आपका स्मार्टफोन है, चाहे आपका लैपटॉप है, कोई भी ऐसा हार्डवेयर, क्या पॉसिबल है कि उसमें वायरस प्रूफ एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हो? सो नॉट रियली, बिकॉज जो वालनरेबिलिटीज हैं दे आर इनएविटेबल। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ वीकनेस जो आपके हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में सामने आ ही जाती है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, और डिफिकल्ट फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स टू इंश्योर दैट द डिवाइसेज आर नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो इट इज नॉट वेरी इजी टू इंश्योर कि आपकी जो डिवाइसेज हैं वो सेफ रहे, इवन अगर कोई वायरस प्रूफ सॉफ्टवेयर भी वहां पे इंस्टॉल किया जाए। Rather difficult to prevent a determined and resourceful attacker from successfully carrying out silent network injection attack in user devices. So because ये इतना sophisticated attack है, इतना significant attack Pegasus जैसा अगर हम बात करें, तो ये और भी मुश्किल है किसी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैकर को ऐसे पकड़ना, बिकॉज जो स्ट्रैटेजी उसने यूज़ करी होगी उसको डेसिफर करना बहुत मुश्किल है। सो किसी भी सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल भी करने के अपने स्मार्टफोन में या अपने लैपटॉप में, इट वोंट बी इजी टू मैच द इंटेलिजेंस ऑफ द हैकर, बिकॉज ये बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है हैक करने का यूजिंग पेगासस। नाउ विल पासिंग अ डेटा प्रोटेक्शन बिल इंश्योर सेफगार्ड? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। सो इस आर्टिकल में ये सजेस्ट नहीं किया जा रहा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल ना हो, बट इट इज अनलाइकली बिकॉज फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ एन एमनेस्टी रिपोर्ट देयर विल लाइकली बी मेनी मोर अनडिटेक्टेड इंस्टेंसेस ऑफ पेगासस लाइक इन्फ्रिंजमेंट्स, ठीक है। सो डेटा प्रोटेक्शन बिल हो भी, लेकिन क्योंकि पेगासस का जो अटैक था दिस वाज अनडिटेक्टेड, ये तो चलो बाद में सामने आया, कुछ जर्नलिस्ट ने, वार के जर्नलिस्ट ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स ने इस बात को रिवील किया, बट द वेरी फैक्ट दैट दिस इज अनडिटेक्टेड दैट विल नॉट स्टॉप एनीबडी टू हैक योर फोन, योर डिवाइस और योर लैपटॉप, और टू डू अ सर्वेलेंस अपॉन यू, इवन अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल है, बिकॉज इसका नेचर इतना अनोनिमस है इस अटैक का, ठीक है जी। सो बिकॉज इट्स अ स्टेल्थ अटैक, सो देयर आर नॉट ओनली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बट आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रूव एंड ईजी टू डिनाई, राइट। Now, having said that, such a framework is essential. इसको कोई नहीं कह रहा कि ऐसा फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है जो कि लॉफुल सर्वेलेंस और डेटा प्रोसेसिंग कर सके, राइट। अगेन इस आर्टिकल में ये सजेस्ट नहीं किया जा रहा कि सर्वेलेंस ना हो, जहां पे लॉफुल सर्वेलेंस की जरूरत है, जहां पे कोई ऐसा ठोस एविडेंस है दैट मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन और मे बी सम पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन सम एक्टिविटी अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी और अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो वहां पे सर्वेलेंस होनी भी चाहिए, बट नॉट अनलॉफुली, राइट। So observation, the state may have some legitimate requirements of surveillance if it has to keep us safe, but they cannot be outside the ambit of law. So not unlawfully.
सो कंक्लूजन, सी राइट टू डिसेंट इज अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी. सो ये जो भी पेगासस के अटैक्स की, ये जो पेगासस की जो रिपोर्ट आई है कि जिनके अगेंस्ट ये पेगासस अटैक किया गया था, जिनके अगेंस्ट स्नूपिंग और सर्विलेंस करी गई थी, वो कहीं ना कहीं वो लोग थे जो कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से, गवर्नमेंट के व्यू से ज़्यादा सहमत नहीं थे, ज़्यादा अग्री नहीं करते थे. बट ये बात बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है, इस आर्टिकल में भी लिखी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दैट राइट टू डिसेंट, राइट टू डिसएग्री इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी. एंड इंडिया बीइंग अ ग्रेट डेमोक्रेसी, यू कैन एग्री और यू कैन डिसएग्री विद योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है जी. सो पहला तो ये हो गया. देन द कमिटमेंट्स टू राइट्स, द कमिटमेंट टू द राइट्स टू फ्री स्पीच एंड लिबर्टी एज गारंटेड बाय आर्टिकल्स 19 एंड 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीम्स टू बी वेवरिंग. सो जो कमिटमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, राइट टू फ्री स्पीच की, या राइट टू लिबर्टी की, राइट टू लाइफ की, राइट टू प्रिवेसी की, वो कमिटमेंट्स कहीं ना कहीं वेवर होते दिखाई दे रही हैं बिकॉज स्टेट्स के एक्शंस के कारण. ये रिपोर्ट्स अगर सच हो जाती हैं, अगर ये रिपोर्ट्स ट्रू निकलती हैं, देन दैट विल नॉट शो गुड फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी, राइट? So we have to distinguish between, we have to learn the difference between criticism and protests from terrorism and other criminal acts, right? So अगर हम किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, या अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को या कोई भी ऐसे लेजिस्लेटिव प्रपोजल को क्रिटिसाइज करें, सो ऐसा कहना कि हम एंटी नेशनल हैं, हम टेररिस्ट हैं, या हम सेपरेटिस्ट हैं, या हम अर्बन नक्सल हैं, वोंट बी अ गुड थिंग, राइट? बिकॉज आफ्टर ऑल अभी भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि स्टैन स्वामी was plotting something against some kind of an assassination plot against the prime minister. तो इस बात का सबूत अभी नहीं मिल पाया है. In the times ahead, combating unlawful surveillance through stealth attacks and protecting privacy, this will be a challenge. This will be a very challenging thing in the times ahead. And only a strong public outrage and disapproval can be an effective deterrent against such kind of attacks in the future. So having said that, this is all for today, guys. So having said that, doesn't mean that if somebody is right, he should be worrying. मतलब ये नहीं है कि अगर मैं सही हूं तो मेरे को फिर इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरी प्राइवेसी क्यों वायलेट हो रही है, कि मेरे ऊपर स्नूपिंग करी जा रही है. डजंट मीन दैट. और इट ऑल्सो डजंट मीन अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसी को टेंशन होगा कि उसकी प्राइवेसी वायलेट हो रहा है. Everything has to be done on a substantiated reason, and everything has to be done lawfully, because right to privacy has been guaranteed by the Supreme Court as our fundamental right. So guys, this is it for today. So मिलते हैं जी परसों फिर नए एडिटोरियल्स के साथ, नए एनालिसिस के साथ. आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. जय हिंद. थैंक यू.